नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगे देश दुनिया के अहम समाचार, राज्यवार खबरों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। श्रीलंका में लगा आपातकाल, गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद रानिल विक्रमसिंघे बने कार्यवाहक राष्ट्रपति। सरकारी टेलीविजन का प्रसारण निलंबित। कोलंबो में अमेरिकी दूतावास बंद। वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने को कैबिनेट की मंजूरी। तरंगा हिल आबू रोड नई लेन को हरी झंडी। 18 से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीके की एहतियाती खुराक मुफ्त लगाने को भी मंजूरी। संसद में अब नहीं बोल सकेंगे जयचंद शकुनी जुमला जीवी जैसे शब्द। लोकसभा सचिवालय ने बनाई असंसदीय शब्दों की नई सूची। मॉनसून सत्र से पहले असंसदीय शब्द शीर्षक के तहत नया संकलन तैयार। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। मुंबई में लगातार बारिश से यातायात पर असर। निचले इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। देश में गुरु पूर्णिमा की धूम। पवित्र नदियों में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को दी बधाई। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की रविवार को बैठक बुलाई है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 16 जुलाई को शाम 4 बजे लोकसभा संसदीय नेताओं की बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर विभाग संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी गई है। समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने मध्यस्थता विधेयक 2021 पर समिति की 117वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पश्चिम के देश है और जो डेवलप्ड इकोनॉमी उसे यही सीखने के लिए कि ये मेडिएशन को हम कैसे व्यापक बना सकते हैं। और ये बिल आया और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले वर्षों के अंदर जो मध्यस्थता है, ये समस्याओं के समाधान में जो केसेस हैं उनके समाधान में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। उज्बेकिस्तान के उप विदेश मंत्री ने राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी से मुलाकात की। भारत उज्बेकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद राज्य की संप्रभुता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों देश कई प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समान स्थिति साझा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ अंतरिम निर्देश देने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि वे कार्रवाई करने से रोकने के लिए सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता। 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को सीबीएसई के 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रक्रिया की अंतरिम तारीख तय करने के निर्देश दिए हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 16,906 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,32,457 हो गई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब ने ब्रह्मांड की खास तस्वीर जारी की है। इसमें एक विशाल गैस ग्रह वास्प 96b पर पानी की तस्वीरें कैप्चर की गई हैं। साथ ही एक्सोप्लैनेट के वातावरण में बादलों के साक्ष्य का पता लगाया है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में एक तरफा जीत के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से जारी नवीनतम टीम रैंकिंग में पाकिस्तान को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब खबरें विस्तार से और खबरों की शुरुआत करते हैं श्रीलंका में जारी सियासी संकट से। श्रीलंका ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सेना के एक विमान से देश छोड़कर मालदीव जाने के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर मालदीव चले जाने के बाद
प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। संसद अध्यक्ष महिंद्रा यापा अभ्यवर्धने ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने अपने विदेश प्रवास के दौरान कामकाज संभालने के लिए प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे की नियुक्ति की है। श्रीलंका के राजनीतिक दलों ने एक सर्वदलीय सरकार बनाने और दिवालिया हुए देश में अराजकता फैलने से रोकने के लिए 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्य विपक्षी दल समागी जन बालवेग्या और पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के बीच बैठक हुई। इस बीच श्रीलंका की सेना ने कानून व्यवस्था बनाकर रखने के लिए राजनीतिक समाधान का आह्वान किया है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय की ओर कूच करते हुए उनसे इस्तीफा देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन इसके बावजूद वे अवरोधकों को हटाकर प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुस गए और उनसे इस्तीफा देने की मांग की। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने पहले ही कहा है कि वो इस्तीफा देने और सर्वदलीय सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार हैं। संकटग्रस्त श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक संकट के बीच देश के सरकारी टेलीविजन चैनल उरूपा विहिनी के प्रसारण निलंबित कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने इमारत पर धावा बोल दिया है। राजपक्षे देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाने के कारण अपने और अपने परिवार के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश के बीच देश छोड़कर चले गए हैं। सरकार के अनुरोध पर और संविधान के तहत राष्ट्रपति को मिली शक्तियों के अनुसार रक्षा मंत्रालय की पूर्ण स्वीकृति के साथ राष्ट्रपति, उनकी पत्नी और 2 सुरक्षा अधिकारियों को 13 जुलाई को कातुनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मालदीव रवाना होने के लिए श्रीलंकाई वायुसेना का विमान उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी राष्ट्रपति के देश छोड़ने की पुष्टि की है। मालदीव के अधिकारियों के हवाले से खबर है कि एयरपोर्ट पर मालदीव सरकार के प्रतिनिधियों ने राजपक्षे की अगवानी की है। इससे पहले राजपक्षे और उनके भाई बासिल ने राजपक्षे परिवार के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश के बीच देश छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया था। इस बीच भारत ने मीडिया में आई उन खबरों को निराधार और कयास आधारित बताया है। उसने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर मालदीव जाने में मदद की है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा है कि उच्चायोग मीडिया में आई उन खबरों को निराधार और महज अटकल के तौर पर खारिज करता है कि भारत ने गोटबाया राजपक्षे को श्रीलंका से बाहर जाने में मदद की है। इस बीच कोलंबो में अमेरिकी दूतावास ने श्रीलंका में गहराते राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच अगले 2 दिनों के लिए एहतियात के तौर पर अपनी दूतावास संबंधी सेवाएं बंद कर दी हैं। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, क्या स्थिति है इस वक्त श्रीलंका में? देखिए दीक्षा, अभी जो मुझे जानकारी है अभी तक उसके मुताबिक वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें कि अंतरिम राष्ट्रपति भी नियुक्त किया गया है, उनके कार्यालय के आसपास लोगों ने जमकर घेराबंदी कर रखी है। हालांकि आर्मी के जवान वहाँ हैं, लेकिन आर्मी के जवान भी काफ़ी कह सकते हैं कि संयत से काम ले रहे हैं। कोई अभी तक हिंसा की घटना नहीं आई है। हालांकि आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की है, लेकिन जनता जो है वहाँ रुकी हुई है, अड़ी हुई है और उनकी मांग है कि रानिल विक्रमसिंघे भी इस्तीफा दें। देखिए, वहाँ की जनता का मूड इस तरीके से बन रहा है कि जो भी राजपक्षे द्वारा नियुक्त हुआ है, राजनीतिक अधिकारी, राजनीतिक वर्ग का कोई भी आदमी, वह इस्तीफा दे, वह किसी भी जिम्मेदार पद पर नहीं रहे। और यहाँ तक कि पुराने जो वहाँ के सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने अपील की है श्रीलंका की सेना से कि वो रानिल विक्रमसिंघे की कोई भी बात न माने, उनका कोई भी आदेश न माने। मतलब यह कि वहाँ न सिर्फ आम जनता, बल्कि वहाँ का जो एक एलिट वर्ग है, जो एक कह सकते हैं कि जो धनाढ़ वर्ग है या जो डिसीजन मेकिंग रहा है किसी न किसी समय उस देश में, वो सारे लोग एक तरीके से कहें कि पूरे राजपक्षे फैमिली और उनके शासन के खिलाफ हो गए हैं। और इसीलिए महिंदा राजपक्षे का तो अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ है, लेकिन जो गोटाबाया राजपक्षे हैं, जो अभी तक बने हुए थे, उन्हें यह लग रहा था कि जनता उन्हें माफ़ कर देगी, लेकिन उन्हें भी आज देश छोड़कर भागना पड़ा। मालदीव वो गए, लेकिन मालदीव में भी वहाँ की मालदीव की जनता ने उनका विरोध किया और मालदीव की जनता सड़कों पर उतर आई और उन्होंने कहा कि राजपक्षे यहाँ नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ भी रोष व्यक्त किया कि महिंदा गोटाबाया राजपक्षे को यहाँ लाना श्रीलंका की जनता के खिलाफ है। तो एक सवाल
एक सवाल और बन रहा है अखिलेश, अगर सर्वदलीय सरकार आती है तो उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी सरकार चलाना? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए दीक्षा, मैं अभी जो वक्त कह रहा था उसका एक वाक्य और है कि उम्मीद ये है कि वो यहाँ से मालदीव से वे सिंगापुर जाएंगे, और यह भी एक उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सिंगापुर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ तो दुबई जा सकते हैं, जो कि दुबई मानते हैं कि वहाँ विरोध प्रदर्शनों की इजाज़त नहीं दी जाती। तो ये अभी तक का जो खाका है उनका ये खाका है। जहाँ तक कि सर्वदलीय सरकार की बात है दीक्षा, देखिए सर्वदलीय सरकार के सफलता की संभावनाएँ ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वह विरोध प्रदर्शन या जनता का जो भी गुस्सा है वह श्रीलंका में राज कर रहे राजपक्षे फैमिली, उनके कुनबे और उनके द्वारा जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन लोगों के खिलाफ गुस्सा है। और विरोध पक्ष जो है, विरोध पक्ष के खिलाफ विश्वास तो उस तरीके का नहीं है, लेकिन श्रीलंका की जनता को यह लग रहा है कि कोई ना कोई शासन अगर आएगा तो उस शासन को सर्वदलीय सरकार के कोई ना कोई शासन आएगा तो सर्वदलीय सरकार उसे संभाल पाएगी, ऐसा जनता को प्रतीत हो रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने, तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने और कोविड-19 वैक्सीन की मुफ्त बूस्टर डोज देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बैठक में निर्णय यह भी लिया गया कि 15 जुलाई 2022 से 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त में बूस्टर डोज दी जाएगी। इसके लिए 15 जुलाई से 75 दिन के एक विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत यह अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने पिछले हफ्ते सभी के लिए कोविड टीके की दूसरी और एहतियाती खुराक के बीच अंतराल को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया था। इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, या फिर 60 साल से ज़्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो, और इस सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। गुजरात के वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह परिवहन क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, साथ ही उच्च प्रशिक्षित श्रमिकों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की स्थिर गति से आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की भी मंजूरी दी। 116 किलोमीटर की ये नई रेलवे लाइन मात्र 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें 2,798 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नई रेलवे लाइन से गुजरात और राजस्थान के सीमांत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को सुविधा मिलेगी। राजस्थान और गुजरात के महत्वपूर्ण स्थानों को इससे जोड़ने का काम किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में हितधारकों से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश आज तेजी से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में डीपीएसयूज मुख्य किरदार निभा रहे हैं। मिनिस्ट्री ने 2025 तक लगभग 2.25 लाख करोड़ माने 1,75,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, और जिसमें 35 to 40,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी शामिल है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईंधन में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ईंधन के आयात को कम करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर किए जाने के बाद शिवसेना ने राज्य विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए दावेदारी पेश की है। कर्नाटक सरकार तटीय क्षेत्र में समुद्री कटाव के स्थायी समाधान तलाशने के लिए समुद्र की लहरों को तट तक पहुंचने से रोकने के लिए नई तकनीक लाने की योजना बना रही है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर जिले के भोरंज में 90 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही आधुनिक दमकल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भवन का लोकार्पण किया और एनसीईआरटी भवन का भी शिलान्यास किया। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में पूंजी योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियमों को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई है। जेडीयू राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए दिल्ली लाया गया। सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसे 26 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच 258 वाहनों में 6,415 तीर्थयात्रियों का 14वां जत्था दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाल गंगा नदी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड के चमोली में पुरसादी के पास भूस्खलन होने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा ढह गया। वाहनों की आवाजाही भी बाधित है। मणिपुर सरकार ने राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद मामले बढ़ने के बाद अगले सप्ताह तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक से कुछ ऐसे शब्दों और वाक्यों की नई सूची तैयार की है जिन्हें अब असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले सदस्यों के उपयोग के लिए जारी संकलन में ऐसे शब्द या वाक्यों को शामिल किया गया है जिन्हें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानमंडलों में वर्ष 2021 में असंसदीय घोषित कर दिया गया था। अध्यक्षीय पीठ पर आक्षेप को लेकर भी कई वाक्यों को असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही के दौरान सदस्य अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अमर्यादित आचरण माना जाएगा। लोकसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचार के नियम 380 के मुताबिक अगर अध्यक्ष को लगता है कि कार्यवाही के दौरान अपमानजनक, असंसदीय, अभद्र या असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वे कार्यवाही से उन्हें हटाने का आदेश दे सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं। मतपेटियों को देश के सभी राज्यों की राजधानियों में पहुंचाया जा चुका है। चुनाव आयोग ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैलेट बॉक्स और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री का वितरण और प्रेषण शुरू कर दिया है। विभिन्न राज्यों में मतपेटियां और मतपत्र पहुंचाए जा रहे हैं, जहां इनका निरीक्षण कर इसे स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है। इस बीच एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज चंडीगढ़ और असम में अपने समर्थकों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने समग्र और मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने मार्क्स फोकस्ड एजुकेशन वाली मानसिकता में बदलाव का आह्वान किया है। हैदराबाद में उपराष्ट्रपति संस्कार पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षकों का वंदन करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र संबंध है। उपराष्ट्रपति ने विद्वान गिरिकीपति नरसिम्हा राव को संस्कार पुरस्कार प्रदान किया। और अब खबरें मौसम के मिजाज की। बाढ़ का कहर, मौसम का बदलता हाल और इन्हीं से जुड़ी खबरों पर रुख करते हैं। दक्षिण गुजरात और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में बारिश संबंधी घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 31,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी के मुताबिक बारिश से हुए नुकसान के कारण कच्छ, नवसारी और डांग जिलों में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हैं। बारिश की वजह से 51 राज्य राजमार्ग और 400 से अधिक पंचायत मार्ग भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के जिलों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ के 18 दलों को राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है और 2 दलों को तैयार रखा गया है। भारी बारिश के कारण राज्य के विभिन्न जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है, जिनमें से 30 जलाशय अपनी कुल क्षमता के 70% या उससे अधिक तक भर चुके हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध भी अपनी कुल क्षमता का 48% तक भर चुका है। इधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 5 मौतों के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। मुंबई और उसके निकटवर्ती इलाकों में बारिश होने से कई निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और कई जगह यातायात भी प्रभावित हुआ है। अंधेरी सहित कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुलिस ने वहां लोगों की आवाजाही रोक दी है। आईएमडी ने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुले, नंदुरबार, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, बीड और नासिक जिलों के लिए भी ऐसी ही चेतावनी जारी की है। वहीं ठाणे, पालघर, मुंबई और रायगढ़ में कुछ स्थानों पर अगले 3 से 4 घंटे में मध्यम से भीषण बारिश होने के आसार हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे गलियारे पर लोकल ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। हार्बर लाइन पर उपनगर सेवाएं धीमी हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में बाढ़ के कारण पानी की मात्रा बढ़कर 15 लाख क्यूसेक हो गई है। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अल्लूरी सीताराम राजू, कोनासीमा और एलूरू जिलों की कई बस्तियों के करीब 10,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर वे राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दे सकें। ओडिशा में बारिश से गजपति जिले में हुए भूस्खलन से कम 10 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलकानगिरी और कालाहांडी जिले में मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में राज्य के 9 जिलों में भारी से बेहद भारी बारिश का अनुमान जताया है। ओडिशा के कई इलाकों में भारी से बेहद भारी बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर जल जमाव हो गया। राज्य के दक्षिणी हिस्से के 9 जिलों में भारी से बेहद भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिससे पहाड़ी इलाकों में और भूस्खलन हो सकता है। कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर, नौपाड़ा, कालाहांडी, कंगमाल, बोलांगीर, गंजाम, नयागढ़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी प्रकार रायगढ़, गजपति, खुर्दा, पुरी, कटक, जगत सिंहपुर, बौद्ध, सोनपुर, बारगढ़, अंगुल, ढेकानाल और क्योंझर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मनाली में भारी बारिश के बाद बजोगी नाले में बाढ़ आ गई है। इस दौरान नाला हाईवे के ऊपर से बहने लगा है और पानी पास के बस स्टैंड में घुस गया है। अचानक आई बाढ़ से हिमाचल रोडवेज की कई बसें क्षतिग्रस्त हुई, साथ ही आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को बधाई दी है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पावन स्नान किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुरुजन ही समाज को धर्म, न्याय, सेवा और परमार्थ का मार्ग दिखा विश्व में शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश करते हैं। वे अपने तप और समर्पण से ऐसे ऊर्जावान नागरिक तैयार करते हैं जो राष्ट्र को महान बनाते हैं। ये आज का दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व है और जिन गुरुओं ने हमें शिक्षा दी, दीक्षा दी, जीवन की दिशा दी, उनको याद और स्मरण करने का दिन है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के घर वापस आने की खुशी में रसगोला दिबासा सेलिब्रेट किया जाता है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन्हीं की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।